भांग और भारत का रिश्ता फिर से एक बार सुर्खियों में है, क्योंकि उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल में भी भांग की खेती लीगल होने जा रही है। अब आप भांग को वीड कहें, कैनबिस या हेम्प, भांग का नाम सुनते ही लोग अक्सर बिदक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है भांग यानी नशा। तो आज ना सिर्फ हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, बल्कि इसकी लीगैलिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो बेशक आप इसको खाने में इंटरेस्टेड हैं, उगाने में या इससे पैसा कमाने में, बने रहिए। हमारे साथ हैं कनिका सूद, जो ह्यूमंस ऑफ हेम्प की को फाउंडर हैं, एक हेम्प एंटरप्रेन्योर भी, और ये हमारे सभी सवालों का जवाब देंगी। कनिका, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये हेम्प, वीड, कैनबिस एक चीज है या अलग अलग? हम इसी को लेके कंफ्यूज थे और अब एक नई टर्म आ गई है, इंडस्ट्रियल हेम्प। तो इस बारे में आप थोड़ी क्लैरिफिकेशन दीजिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हेम्प क्या है, कैनबिस क्या है, मैरिजुआना क्या है, वीड क्या है। आपने अलग अलग तरीके के नाम सुने होंगे। ग्लोबली 2 तरह का कैनबिस पाया जाता है, जिसमें से एक कैनबिस है जो आपका मेडिकल कैनबिस जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत अच्छे औषधीय गुण मिलते हैं, और एक आपका है हेम्प, जिसमें औषधीय गुण तो खैर कम होते हैं। मेडिकली वी कैन नॉट क्लेम कि हेम्प में कोई गुण है, बट उसके न्यूट्रास्यूटिकल और न्यूट्रिशनल गुण मेडिसिनल के ही एट पार है। अभी फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो 2 ही कैटेगरीज में आती है। एक आती है इंडस्ट्रियल हेम्प और एक आती है मेडिकल कैनबिस। मुझे आप ये बताओ कि ये सारी चीजें जो हैं, हेम्प, वीड, कैनबिस, ये एक ही पौधा है और इसकी अलग अलग वैरायटी है? फैमिली जीनस तो एक ही है, बट जैसे कजन्स होते हैं आपस में, प्लांट्स कीप इवॉल्विंग एंड चेंजिंग, वैसे ही अब आप ये देख लीजिए, क्योंकि उसकी जीनोटाइप और फिनोटाइप, जैसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, या विजुअली जो हमें देखने में डिफरेंसेस और उसके यूज के जो डिफरेंसेस है, या जो उसमें केमिकल स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस है, वो अब अलग हो चुके हैं। देखा जाए एक ही पौधा है, उसकी अलग अलग वैरायटी है। तो उनमें से कुछ जो है नशे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, रिक्रिएशनल यूजेस के लिए। क्या इसी पौधे को मेडिकली भी यूज किया जाता है, या वो अलग पौधा है और इंडस्ट्रियल के लिए अलग पौधा है? तो इसका जो सारा जो खेल है वो है कि हम प्लांट को कैसे उगा रहे हैं। अगर हम प्लांट को सीड्स बनने तक देते हैं, उसमें कोई भी फूल या बड नहीं रहेगा। जो लोग औषधीय यूज करते हैं वो एक्चुअली THC और CBD कंपोनेंट आपने ज्यादातर सुना होगा। अब आप ये देखिए, जो THC कंपोनेंट है उसमें एक तरह का इट हैज अ इफेक्ट लाइक अ साइकोट्रोपिक इफेक्ट, जिससे आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस हो सकता है कि वो एक नशीला पदार्थ है। बट अगर आप 2 पैरासीटामोल भी खा लेंगे तो आपको नींद ही आएगी ना। वो तो एक केमिकल का बॉडी और माइंड पे असर है। तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि औषधीय और अलग है और नशे वाला अलग है। बट हाँ, कैसे वो प्रोसेस होता है, आपने देखा होगा हैंड रबिंग टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं रिक्रिएशनल में लोग, इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। बट अगर आप उसी बड को एक केमिकल प्रोसेस में डालेंगे जिससे रीजन एक्सट्रैक्शन होगा, जैसे हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन, तो वही नशा औषधि बन जाती है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे प्लांट काटने हैं या सारे प्लांट्स जलाने हैं, आप बस उसको प्रोसेस करके डिफरेंटली यूज़ कर लीजिए, तो उसका पूरा मीनिंग बदल जाता है। इंडस्ट्रियल हेम्प एग्जैक्टली क्या है? इंडस्ट्रियल हेम्प ग्लोबली जो एक्सेप्टेड है कि उसमें जो नशे वाला कंपोनेंट है THC वो 0.3 से कम होता है, विच मीन्स उसमें कोई साइकोट्रोपिक या कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं है, तो वो क्लियरली फूड एंड फाइबर कैटेगरी में चला जाता है। तो जो हेम्प के प्लांट्स विजुअली या जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, क्योंकि उनका तना हमें मजबूत चाहिए ताकि उसमें से फाइबर निकल सके। और उसमें जो फीमेल प्लांट सीड्स बेयर करते हैं तो हम उनकी बड्स बड़ी नहीं होने देते। तो पौधा एक ही है, कैनबिस। अगर उसमें THC 0.3 से ऊपर है तो वो रिक्रिएशनली या मेडिकली यूज होता है, एंड इसे लोग स्ट्रीट लैंग्वेज में वीड कह देंगे, मैरिजुआना जिसे हम कहेंगे। और अगर यही THC 0.3 से नीचे है तो इसे हम कहते हैं हेम्प। हेम्प क्या मोटे तौर पे ये सही है? इंडस्ट्रियल हेम्प, जैसे तो हेम्प और इंडस्ट्रियल हेम्प एक ही बात है। तो अब हिमाचल में ये जो 0.3 से नीचे वाला हेम्प है, इसकी खेती लीगलाइज होने जा रही है। क्या इससे कोई ऐसा भी खतरा है कि इसको भी किसी तरह नशे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? अब सीड्स ही आ गए हैं मार्केट में जिसमें 0.3% से कम THC है, तो वो खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। बट क्या ये जो पॉलिसी आज इंडस्ट्रियल हेम्प की आई है, क्या ये रिक्रिएशनल एंड मेडिकल यूज के लिए भी आने वाले टाइम में पॉलिसी का दरवाजा खोल सकती है? ये सब डिपेंड करता है इंटरनेशनल लॉज पे, क्योंकि
यूएस में अभी मेडिसिनली इसको एक्सेप्टेंस मिली है कि यस देयर कैन बी अ मेडिकल यूज ऑफ कैनबिस, उस वजह से एक इंटरनेशनली पूरी डिबेट चेंज हो रही है। और आई थिंक कहीं ना कहीं वो हिमाचल की जो डिसीजन है ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसको भी इफेक्ट करा है, क्योंकि अगर आप मेडिकली वेस्ट इज गोइंग टूवर्ड्स इट तो इंडस्ट्रियली हम नहीं जाएंगे अगर इसकी तरफ, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ये तो हिमाचल की एक बहुत बड़ी धरोहर है। एंड खासकर इंडिया का हेम्प से क्या मैं कहूँगा कि कैनबिस की सभी वैरायटी से इंडिया का एक रिश्ता रहा है। यहाँ पे पहले तो इलीगल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हमारे जो चरक संहिता है या जो हमारे अथर्ववेद है उसमें इसका वर्णन किया गया है। चाहे दुनिया ऐसे बोले कैनबिस सटीवा या इंडिका, इंडिया में विजया के नाम से औषधि हमेशा मौजूद थी, और इंडिया में भांग के नाम से हमेशा या तो रेशा इस्तेमाल हुआ है या बीज इस्तेमाल हुए हैं। आप किसी भी उत्तराखंड या हिमाचल जो उत्तराखंड से बॉर्डर रखता है, रोडू, चौपाल ऐसे एरियाज़ में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मूड़ा, भांग की चटनी, भांग की सब्ज़ी बहुत ही नॉर्मल बेसिस पे मिलेगी। तो इसका रिश्ता तो हमारे खाद्य पदार्थों और हमारी रेशे से बहुत ही पुराना है। इंडिया में जब ये लीगल था ही तो फिर ये दोबारा लीगलाइजेशन की बात हो रही है, तो बीच में इलीगल क्यों हुआ? तो इसके लिए हमें थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। 1960 के दशक में वियतनाम वॉर चल रही थी यूएस में, और काफ़ी यंगस्टर, जैसे अब जेन ज़ी रेवोल्यूशन आपने देखा होगा काफ़ी कंट्रीज़ में हुआ है, तो एक रेवोल्यूशन चल रहा था वेयर पीपल वर ऑब्जेक्टिंग टू वॉर, बिकॉज कैनबिस जब आपकी वो स्टेट ऑफ फियर निकालता है तो लोग सड़कों पे आने शुरू हुए। तो गवर्नमेंट ऑफ यूएस थॉट दैट दिस इज़ नॉट गुड बिकॉज वॉर इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट इज़ वेरी प्रो फॉर। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कसना शुरू करा शिकंजा इस पे कि जो लोग प्रोटेस्टर्स हैं वो देखो वीड यूज़ करते हैं, और उन्होंने अडल्ट्स को समझाया कि आपके बच्चे निकल रहे आपके हाथ से वीड की वजह से। तो उन्होंने वीड को एक तरह से प्रोपागेंडा चला के रीफर्स मैडनेस और इस तरह के टर्म्स एसोसिएट करे, और यूएन में कन्वेंशन लाया जिसके अकॉर्डिंग सारी कंट्रीज़ को अपने यहाँ से वीड को इरेडिकेट करना था। अब चाहे वो कैनबिस बोल लो या वो हेम्प बोल लो, तो उसके बावजूद एक नायलॉन रेवोल्यूशन भी चल रही थी, तो रेशा जो हेम्प का बहुत मजबूत हुआ करता था उसको नायलॉन से रिप्लेसमेंट चाहिए थी। तो एक बहुत ही सोची समझी इंटरनेशनल साजिश के तहत इसे बैन कराने की, जिसको बोलते हैं, पुश लगाई गई थी। बट इंडिया ने उस टाइम में भी 1960 में यूएन में अपना रिजर्वेशन दर्ज किया था कि इंडिया में तो कैनबिस और हेम्प एकदम आम चीजें हैं, उनको हम कैसे हटा सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वीड, इट ग्रोज ऑन इट्स ओन। चाहे इसकी कोई खेती ना भी करे या करे भी, जंगली पौधा तो जंगली पौधा है, इसको हटाना इम्पॉसिबल है। और हमारे क्लाइमेट कंडीशंस भी इतने सूटेड हैं टू ग्रो ऑल काइंड ऑफ कैनबिस। पर हुआ क्या कि इंडिया ने बोला कि हमें आप थोड़ा समय दीजिए। तो 1980 तक आते आते इंडिया को 1985 में एनडीपीएस एक्ट लागू करना पड़ा, जिसके तहत हमने बहुत ही तोड़ मोड़ के ये रूल बनाया कि भांग को तो देखिए हम बैन कर नहीं सकते, और जो चरस और गांजा, स्पेशली 2 ये नेम्स हैं, तो चरस और गांजा को हम बैन करेंगे। गांजा हुआ आपके जो ये बर्ड्स होते हैं जिसमें टीएचसी ज्यादा है, एंड चरस हुआ वो जो मल के रेजिन निकालते हैं। एंड गांजा की जो डेफिनेशन है एनडीपीएस के अनुसार, आई थिंक कि वो है कि लीव्स एंड सीड। लीव्स अब ऐसा लिखा है कि लीव्स इफ एक्सक्लूडेड फ्रॉम फ्लावर, तो मतलब आपने लीव्स भी कहीं ना कहीं उसमें से निकाल दिए, तो लीव्स ग्रे एरिया में है। तो फिलहाल का जो कानून कहता है, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो सीड्स तो आप खा सकते हैं एज अ हेल्थ थिंग, उनका दूध भी बनता है, उसका ऑयल भी लीगल है। पर अभी तक किसी भी तरह टीएचसी वाली चीज का सेवन इलीगल था जी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे सीबीडी ऑयल, टीएचसी ऑयल, ये सब अवेलेबल हो रहा है। आई थिंक आपको इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है जी। आयुष डिपार्टमेंट के अंडर इन्होंने इसकी औषधियों को मान्यता दी। ये कब हुआ? इसको आप बोलिए कि 2022 के करीब आयुष मिनिस्ट्री के सर्टिफिकेशंस मिलने शुरू हो गए, और आयुष मिनिस्ट्री ने अप्रूव करने शुरू कर दिया कैनबिस प्रोडक्ट्स को। तो उसकी वजह से वी सी अ लॉट ऑफ THC एंड CBD प्रोडक्ट्स। इसमें भी एक कैच है कि CBD जो है उसको तो रिकॉग्नाइज किया गया है, पर किसी भी हेम्प प्रोडक्ट में हम CBD नहीं बोल सकते, क्योंकि हेम्प इज स्ट्रिक्टली फूड एंड फाइबर। कैनबिस लिखना जरूरी है अगर आप कोई भी औषधीय गुण बता रहे हैं CBD के। हेम्प को एक सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, हम कैनबिस की बाकी वेराइटीज की बात करते हैं जिसमें THC हाई है। तो
फ्रॉम अ कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट अब एडिबल THC लीगली अवेलेबल है यस, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड, एंड CBD, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड, और अगर मुझे अपने पेट के लिए CBD चाहिए तो उसमें भी, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड, या तो ये मेडिकली अवेलेबल है। Yes. रेक्रिएशनली इंडिया में अभी भी ये सब ब्लैंकेट बैन है, चाहे US जिन्होंने ये सब शुरू करा है वहां पे रेक्रिएशनल अलाउड है। अगर आप देखेंगे जैसे यूएस और इंडिया की पॉलिसी कहाँ सिमिलर है, दो जगह सिमिलर है कि फेडरली या सेंट्रल लेवल पे कैनबिस इज बैंड, बट द स्टेट, जो स्टेट होती है उसके पास एक अपनी पावर है कि अगर स्टेट यूज करना चाहे तो स्टेट इसके लॉ फॉर्म करे, स्टेट इसका टैक्स डिसाइड करे, स्टेट इसके लीगल लाइसेंसेस कैसे देने हैं वो डिसाइड कर सकती है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो यूएस में जैसे कैलिफोर्निया, कोलोराडो, पोर्टलैंड, तो इन सब में आप कैनबिस लीगली डिस्पेंसरी से जाके खरीद सकते हैं। अच्छा, वहां पे मेडिकली है, रेक्रिएशनल यूज? नो, दैट इज देयर रिक्रिएशनली आल्सो। रेक्रिएशनल है, लेकिन हमारे देश में अभी रेक्रिएशनल नहीं है, जहाँ पे पहले हुआ करता था, क्योंकि उसके पीछे भी दो मुख्य कारण यही हैं, क्योंकि हमने NDPS एक्ट में जब चरस और गांजा ही हटा दिया तो रिक्रिएशनल वाला एस्पेक्ट तो कम्प्लीटली हटा दिया है। और दूसरा ये भी है कि कहीं ना कहीं जो एक तस्करी, जिसको स्मगलिंग बोलते हैं, तो उसको बढ़ावा भी काफी मिलता है। समटाइम्स जो लोग इसकी तस्करी करते हैं वो भी चाहते हैं कि बैन है तो बैन ही रहे, क्योंकि अगर लोगों को औषधीय गुण समझ आ जाएंगे तो लोग तो जाके डिस्पेंसरी और आयुष वालों से लेना शुरू कर देंगे। तो हमें एज अ व्यूअर मैं आशा करती हूँ कि लोग समझेंगे कि इसका जो इफेक्ट है वो एक गेटवे ड्रग की तरह बनता है। फिर अगर आप कोई चीज़ जो औषधीय है और उसके अराउंड एक ऑरा क्रिएट करते हैं कि आप कुछ इलीगल करते हैं, तो यूथ का उस तरफ अट्रैक्शन होना, आकर्षित होना एक बहुत आम सी बात है। तो मैं इसको अगर समराइज करूं तो क्योंकि इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, इसे बैन कर दिया गया, इसके आसपास एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई जो इसको एक नेगेटिव ड्रग वाली इमेज देती है। यूथ इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है एज अ ड्रग एंड देन वहाँ से वो और ड्रग्स की ओर चला जाता है। पर अगर यही चीज़ कॉमनली अवेलेबल हो, लीगल हो डिस्पेंसरीज में प्रॉपर तरीके से, तो देन इट वोंट बी यूज्ड एज अ गेटवे ड्रग। हिमाचल का क्लाइमेट कोई खास सूटेड है हेम्प उगाने के लिए? जैसे हिमाचल जो है उसका एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास शिवालिक से लेकर पीर पंजाल में हर तरह का रेंज है। हमारे पास ग्रास लैंड्स हैं, हमारे पास रेंज लैंड्स हैं, हमारे पास ट्रॉपिकल कंडीशन भी कहीं ना कहीं ऊना की तरफ जैसे है कि गर्मी रहती है वहाँ पर। तो हिमाचल में एक्चुअली बहुत ही सूटेबल है ये एग्रो क्लाइमेटिकली, जहाँ पे और क्रॉप्स काफ़ी फेल हो रहे हैं या जो हमारे काफ़ी स्प्रेज यूज़ हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स में लोगों को हैवी इनकम करनी पड़ रही है, उसके लिए ये इस टाइम पे एक आप बोल सकते हैं कि इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कि अगर कैनबिस को यूज़ करना हमने शुरू कर दिया। और कैनबिस को कैसे यूज़ करना है फॉर एग्रीकल्चर, कि आपने एक पैच ऑफ लैंड लिया, आपने उस पर जितने भी केमिकल स्प्रेज करे इतने सालों में, आप उस पर कैनबिस उगाना शुरू कीजिए। जो कैनबिस होता है इट एब्जॉर्ब्स ऑल द हेवी मेटल्स। अब एक मैं क्लैरिफिकेशन चाहूँगा, आप जो कह रहे हो कैनबिस वो वाला उगाना शुरू किया जो 0.3 से नीचे वाला है, इंडस्ट्रियल हेम्प हमने उगानी शुरू करी, ठीक है। तो जैसे ही हम इंडस्ट्रियल हेम्प उगाना शुरू करते हैं, एक तो वो सारा अपना सोक कर लेता है हेवी मेटल्स को। जो सॉइल आपकी ऑलमोस्ट डेड होती है, आप देखेंगे 2-3 साइकिल्स के बाद वो सॉइल अपने आप रिकवर होने शुरू हो जाएगी। तो जिन खेतों में अभी प्रॉब्लम है या जो लोग खेती से जूझ रहे हैं, जो लोग पॉली हाउस नहीं लगा सकते क्योंकि विंड प्रेशर बहुत हाई है, जो लोग आमदनी बनाना चाहते हैं प्राकृतिक खेती की तरफ से, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो भांग की खेती में बहुत बड़ी एक आजीविका छुपी है हमारे स्टेट के लिए। एंड इसको पानी भी कम चाहिए? पानी बिल्कुल कम चाहिए। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो कैनबिस वाइल्ड उग रही है हमारे रोड्स की साइड में, मतलब कोई उनकी खेती नहीं करता, कोई उन्हें पानी नहीं देता, कोई उन्हें कवर नहीं कर रहा है, धूप ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो अडेप्ट कर लेता है अपने आप को एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से। और बंदर भी इसकी फसल उजाड़ता नहीं, गाय भी नहीं इसकी फसल उजाड़ेगी, बंदर भी इसकी फसल नहीं उजाड़ेगा, और आपकी तरफ से एक नेचुरल बैरियर भी क्रिएट हो सकता है इसका आपके खेत के अराउंड। मेरे खेती से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, पर उस पर आने से पहले, क्योंकि आपने बात करी ना कि ये जंगली अपने आप उग रहा है, तो मुझे एक बात बताओ कि हमारे घर में, अब जैसे हमारा फार्म है, यहाँ जंगली उग आता है, तो क्या मेरे लिए कोई लीगल समस्या खड़ी हो सकती है?
देखिए इसका एक जो अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो बिल्कुल हो सकती है, बट अगर एक ह्यूमैनिटी लेवल पे बोले तो शायद लोग समझ सकते हैं कि ये तो अपने आप ही उग जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे एक जानने वाले थे, वो कोरोना काल में अपने फार्म पे नहीं आ पाए। अब उनका कोई आपस की कोई रंजिश होगी तो किसी ने उनकी कंप्लेंट कर दी कि इन्होंने तो अपने फार्म में कैनबिस की खेती करी है। पर अगर आपके फार्म पे 6 या 7 से ज़्यादा पौधे दिखते हैं तो एक गवर्नमेंट प्रेशर भी आता है कि क्या ये सच में कैनबिस की खेती कर रहे हैं वहाँ पर, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। बट अगर आपके फार्म में 6-7 मीटर की दूरी पे पौधे कहीं अपने आप उग गए, ज़्यादा पॉलिफरेशन नहीं दिखी, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखी, कोई आप उसको स्पेशल पॉली हाउस या कोई स्पेशल हाइड्रोपोनिक नहीं ग्रो कर रहे हैं, तब तक आई थिंक एटलीस्ट गवर्नमेंट इतनी रिलैक्सेशन देगी कि ये जंगली निकला है, ऐसा नहीं हमने उसके आसपास जाली वाली लगा दी है कि हाँ भाई ये हमारा जी भांग का पैच है। जी। इसको समझने का एक और तरीका भी होता है, जो लोग इसकी वाकई नशे के लिए इसको उगाना चाहते हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहाँ आसपास कोई मेल प्लांट रहे। तो अगर कोई ऑफिसर इतना समझदार है जो चेक करने जा रहे हैं एनडीपीएस के, कि उनको ये समझ आ रहा है कि अच्छा यहाँ तो मेल प्लांट्स हो गए हैं, इसका तो कोई ऐसा नशे का यूज नहीं है, बट अगर उनको दिखता है कि उन्होंने वो स्पेशली बर्ड्स को ज़्यादा टेंड किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं बर्ड्स की कटिंग्स कर रखी हैं, इस पे एक कार्रवाई कर सकते हैं। तो अब वापस मैं खेती पे आता हूँ, तो इस समय क्या सिचुएशन है? मैं अगर हेम्प की खेती शुरू करना चाहता हूँ, मेरे लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो इसके लिए एक्चुअली हमारे पास एक बहुत बढ़िया मार्कर है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में 2015-16 के बीच पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, तब नया नया मुझे था कि हम कुछ हिमाचल के लिए भी इस तरह का करें जो उत्तराखंड में हो रहा है। उस समय 2015-16 में पॉलिसी अप्रूव होने के बाद, टेबल पे आने के बाद भी जो पहला लाइसेंस दिया गया था वो 2018 में दिया गया था, और बिना लाइसेंस के इवन इंडस्ट्रियल हेम्प की खेती की मंजूरी देना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है गवर्नमेंट के लिए अभी। हमारे क्षेत्र में और हमारे स्टेट में एक अच्छी बात ये हुई है कि इसमें सिंगल लाइसेंस विंडो बनाया गया है, जिसमें आई थिंक जो आम किसानों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। और इसमें उत्तराखंड में जैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है लाइसेंस लेना, तो हिमाचल में वो चीज़ नहीं रहेगी। तो हमें एक्सपेक्टेड है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर हम ज़रूर पहला लाइसेंस देखेंगे अपने स्टेट में। तो अभी 1 साल लगभग लगेगा वो प्रोसेस आने में, जिसके थ्रू लाइसेंस अप्लाई होगा। लाइसेंस मिलने के बाद मैं ये खेती शुरू कर सकता हूँ। तो मैं तो शायद फालतू में एक्साइट हो गया था। नहीं, पर क्योंकि सिंगल लाइसेंस विंडो है तो क्या पता जल्दी भी हो मुझे जाए। क्लैरिफाई करना होगा, नहीं मैं अपने लिए एक्साइट नहीं हुआ था। मुझे ये था कि आज किसान की सबसे बड़ी समस्या है जो ये अलबेले पशु हैं, जो बेसहारा पशु, जो डेयरी वाले, जैसे गाय छोड़ के सड़क पे, उसके बाद गाय बैल सड़क पे आ जाते हैं, वो पब्लिक एनिमी नंबर 1 है। तो मैं चाह रहा था भाई किसान के पास कोई ऐसी फसल हो जिसे वो उगा सके, बिकॉज फेंसिंग करना बहुत महंगा पड़ता है। तो कोई ऐसी फसल हो जिससे वो पैसा कमा सके। तो थोड़ा समय और यही कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रही है कि अगर हमारे पास किसानों का बल रहेगा तो हम गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर से इसको थोड़ा जल्दी लाने की मांग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मांग बहुत ही उन किसानों के लिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पॉली हाउस सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं, सॉइल खराब हो चुका है, डिस्ट्रक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस। अब मतलब अनफॉर्चुनेटली हमने ही वो पशु है जो रोड पे छोड़े हैं, तो हम उन्हीं को अब एनिमी मान के चल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में, या जैसे मेरा पर्सनल केस है, जो हमारे लैंड है उस पे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेबर की कमी रहती है, पानी की कमी रहती है, मुझे नहीं कोई प्राकृतिक खेती के अलावा कुछ और करना उस पर, तो हमारे जैसे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये लाइसेंस जल्दी लाया जाए। बिफोर मैं एंटरप्रेन्योर्स पे आऊँ, क्योंकि हमने खाने की बात कर ली, उगाने की बात कर ली, मेरा एक सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि ये 0.3 से नीचे वाली एक स्पेसिफिक वैरायटी ही उगाई जाएगी, और बाद में कभी मेडिकल और रिक्रिएशनल यूज़ वाली पॉलिसी आती है, पर तब तक जो हिमाचल की नेटिव स्पीसीज़ हैं भांग की, क्या वो ख़त्म नहीं हो चुकी होंगी? बिकॉज एक इराडिकेशन का तो वो चला ही हुआ है मुहिम, भाई जहाँ दिखे वहाँ काटो। और अब जो नया सीड आएगा वो ये 0.3 से नीचे वाला आएगा, तो अब यही फैलेगा। उस केस में वैसे देखा जाए तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की ये जिम्मेदारी बनती है, हमारे ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसमें एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है NPPGR, जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। उसको हमारा जीन प्रिजर्व करने का, उसको हमारा लैंड रेस प्रिजर्व करने का बहुत बड़ा दायित्व दिया जाता है।
ऐसे केस में मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो हमारे किसान हैं कहीं ना कहीं उन्होंने भांग के ऐसे पुराने बीज रखे हैं जो उनके काफी समय से चलते आ रहे हैं, जिनको हम हेirloom सीड्स बोलते हैं। इलीगली सीड स्टोर करना और तना रेशा स्टोर करना इलीगल नहीं था कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और हमारे एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग। उसको उगाना, उसको पॉलीफ्रेट करना इलीगल माना गया है। पर सीड सेव आपने किया, वो कुछ समय के बाद खराब हो जाएगा जी, तो तो अब उसको उगाते रहोगे और नया सीड स्टोर जी, तो करोगे। उस केस में क्या होता है कि जो अब हमारे किसान है जो कुछ ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर अभी भी पॉलिफिकेशन, जैसे चंबा की कोई ऊंची पहाड़ियाँ हैं या पुलवाल की कोई ऊंची वैली है, या जैसे पहले आपने मलाना का नाम सुना होगा, अब तो वहाँ पे पूरा माहौल ही बदल गया है। पर ऐसे कुछ जगहें थी जहाँ की वैरायटी इतनी दूर से नहीं अभी तक मिक्स हुई थी, तो हमारी वैलीज में अभी भी कुछ नेचुरली ऐसी सीड्स अवेलेबल है जिन्हें हम कल चाहे तो उसको लैंड रेस की तरह अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इन सीड्स की एक कंजर्वेशन की प्रोसेस इन पैरेलल चलनी चाहिए बिफोर किसान एन मैस ये उगाना शुरू करें। तो हमारी यही मुहिम थी कि एक सीड की लाइब्रेरी जैसे बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट जीन्स और डिफरेंट जीनोटाइप फिनोटाइप, जैसे मैं आपको बता रही थी वर्ड्स डिफरेंट, उसमें क्या केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं, उनको हम प्रिजर्व करें, क्योंकि जो हिमाचल का भांग है वो बहुत ही डिफरेंट है। जितना मेरा अनुभव है, कभी भी जब हम कोई सोर्स सीड का सेव करना चाहें तो हम देखते हैं व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कई लोगों का मानना है कि काफ़ी ज़्यादा जो हेम्प और कैनबिस की वैरायटीज़ हैं वो चाइना से उत्पन्न हुई हैं, तो उस केस में अरुणाचल प्रदेश जो एक बहुत ही अनटच्ड एरिया है, उसे माना जाता है कि वहाँ पे हमें एक बहुत भंडार मिलेगा ऑफ दिस सीड लाइब्रेरी ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स। वैसे ही जो कुछ हमारी औषधीय भांग है जो अफगानिस्तान में ओरिजिन माना जाता है, तो हम एज हिमाचल बहुत क्लोज है, वी आर द क्लोजेस्ट टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर भी एक बहुत अनुमान लगाया जाता है कि एक जीन्स सीड की बहुत बड़ी वैरायटी है जो अभी भी ओपन टू डिस्कवरी है। तो फर्स्ट गोल शुड बी टू प्रिजर्व आवर लैंड रेस, और जो किसान हैं जो आगे आना चाहते हैं ऐसी रेसेस को बचाने के लिए, उन्हें भी अपने आप में जुड़ना चाहिए और पहले यही मांग करनी चाहिए, ताकि जैसे साउथ अमेरिका में इतनी सारी कॉर्न की वैरायटीज लूज हुई जी वो वैसा भांग के साथ ना। अब मैं बात करना चाहूँगा एंटरप्रेन्योर्स के बारे में कि इस समय उगाना सिर्फ उत्तराखंड में लीगल है, तो जो लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं, सीबीडी ऑयल बनाना, टीएचसी ऑयल बनाना, आप हेम्प सीड से प्रोटीन बनाते हो, इस तरह की चीज़ें बनाना, उनके लिए आप कोई हाउ टू कोई गाइड दे सकते हो? बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल मुझे तो लगी नहीं। पहले तो मैं सिर्फ फूड और फाइबर कैटेगरी पे ही बात करना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक उसी की पॉलिसी है जो ज़्यादातर उत्तराखंड और हिमाचल में प्रेवलेंट है। तो जो बीज है उससे आप जैसे आप बीज को किसी भी तरीके का कोल्ड प्रेस में डालते हैं या उसकी जो तेल निकालने की प्रक्रिया करते हैं, तो इसका तेल तो पहले ही बहुत ज़्यादा औषधि है, और आप खुद मतलब अमेज़ॉन पे सर्च कर सकते हैं इसका तेल कितने का बिक रहा है इस टाइम, और उसके लिए आपको एक कोलू या मतलब जो भी आपको एक प्रेस लगाने की ज़रूरत है। तो इस समय मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ और मैं उत्तराखंड से लीगली बीज खरीद सकता हूँ? इसके लिए FSSAI लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको बीज भी ऐसे सोर्स से लेने पड़ेंगे जिसमें 0.3 और कम हो, और आपका जो सीड हो वो नॉन वाइबल हो, मतलब उससे आप जितनी मर्जी कल्टीवेशन कर ले वो ना हो पाए कल्टीवेट। बट अगर आपके पास FSSAI लाइसेंस नहीं है तो आप केवल एक Amazon पे जाके उसके हेम्प हार्ट्स ले सकते हैं जिसमें बीज का छिलका निकला होता है। नहीं, नॉट एज अ कंज्यूमर, मुझे हेम्प के बिजनेस में आना है, मुझे इससे पैसा कमाना है और मैं दिल्ली में इस समय बैठा हूँ, तो पहले तो मैं रॉ मटेरियल कहीं से खरीदूंगा, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी मुझे FSSAI लाइसेंस चाहिए। उसके बाद मैं दिल्ली में इसका तेल निकाल सकता हूँ, वो लीगल है, और उसको मैं देन अपनी वेबसाइट या अमेज़न से पूरे इंडिया में बेच सकता हूँ, वो भी लीगल है। तो ये तो हो गई तेल निकालने की बात। इसी तरह मैं इसके हार्ट्स भी बना सकता हूँ, आई एम श्योर वो एक छिलका डीहस्क करके एक प्रोसेस होगा, वो भी मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। अब मान लीजिए मुझे इसका CBD ऑयल या THC ऑयल बना के बेचना है, जैसे और कुछ लोग बेच रहे हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है?
उसमें पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट की रियल गाइडलाइंस है वो ये है कि आप सिर्फ लीव्स को यूज़ कर सकते हैं THC और CBD ऑयल निकालने के लिए। के लिए। तो उसमें आपको एक स्पेशल टाइप की एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है जिसको हम एथनॉल एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, जो एक्चुअली में इतनी ज़्यादा हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती बिकॉज उसमें अल्कोहल बेस्ड एक्सट्रैक्शन है। दूसरी तरह की एक्सट्रैक्शन है सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन, बट उसका पूरा प्लांट सेटअप ही 5 करोड़ का है। तो दैट बिकम्स अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया फॉर पीपल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो काफ़ी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने वाइट लेबलिंग का तरीका इसमें निकाला है कि आप ऐसे मैन्युफैक्चरर्स और ऐसे एक्सट्रैक्टर्स आइडेंटिफाई कीजिए जहां से आप ये ऑयल प्रोक्योर कर सकते हैं और अपने ब्रांड के नाम की बॉटल से आगे कर सकते हाँ, तो बजाय कि अपनी यूनिट लगाएं तो पर मान लेते हैं कि मेरे पास 5 करोड़ रुपया पड़ा है, जी। तो मैं दिल्ली में इसका प्लांट लीगली लगा सकता हूँ? अभी फिलहाल आप जो औषधीय गुण वाली जो मेडिकल कैनबिस है उसमें थोड़ा ग्रे एरिया है। तो उसमें यूजुअली जो एमपी का एक्सट्रैक्शन है और उड़ीसा में 1-2 लाइसेंसेस है, वो ज़्यादातर मोर फीजेबल है टू सेटअप इन एमपी एंड इन। तो इसमें इसी वजह से हमारे पास मेडिकल कैनबिस के ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स नहीं है इस टाइम पे। अच्छा, तो अगर मेरे पास पैसे हैं भी तो लीगली इट्स अ ग्रे एरिया। Yes. ऐसा नहीं है कि मैं मशीन खरीद के लाया और मैंने हाँ। लगा ली, नहीं। उसमें भी आपको अगर आपकी ब्रांड बनानी है तो अब रिसेंटली ऐसा हुआ है कि आयुष मिनिस्ट्री ने बोला है आपको पहले उसका पूरी रिसर्च करानी पड़ेगी दैट येस इट हैज अ सम औषधीय गुण इन इट। आप क्लेम कर रहे हैं आप कैंसर के पेशेंट्स के लिए रिलीफ बना रहे हैं, आप आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए बना रहे हैं, आप एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं, तो आपके पास एक पूरी रिसर्च होनी चाहिए उसके हाँ, लिए। मेडिकल क्लेम्स के लिए रिसर्च होना चाहिए, वो तो किसी भी प्रोडक्ट पे ये बात जी, अप्लाई करती है। क्या होता है कि इंडिविजुअली क्या है कि इसके गुण तो सारी दुनिया को पता है, बट अगर किसी एंटरप्रेन्योर को दोबारा उसी गुण को करने के लिए फिर से स्टडी करनी पड़े, फिर से एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करना पड़े, वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सही नहीं है, जो मेरा मानना है। हाँ, तो अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो राइट नाउ मुझे अगर CBD या THC बेचना है तो मुझे MP या उड़ीसा के किसी मैन्युफैक्चरर से वो लेना पड़ेगा, वो वाइट लेबल करके देंगे और मुझे अपना ब्रांड क्रिएट करना है। इसके लिए मुझे एक FSSAI लाइसेंस चाहिए होगा। FSSAI इन टर्म्स ऑफ फूड एंड फाइबर और आयुष सर्टिफिकेट इन टर्म्स ऑफ द मेडिकल कैनबिस। हाँ, एंड फूड एंड फाइबर में तो इस समय सिर्फ सीड्स और रेशा नहीं, उसमें भी काफ़ी है। आप देखिए जब आप तेल निकाल लेते हैं तो जो इसका जो मील बचता है दैट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर। उसमें से भी अगर आप प्रोटीन आइसोलेट करेंगे जैसे कुछ इस तरह का जो हम कर रहे हैं, आप उसमें प्रोटीन आइसोलेट यू कैन कम एट पार विद पी प्रोटीन और योर वे प्रोटीन आइसोलेट, जो एक प्लांट प्रोडक्ट की तरह एक वीगन फूड कैटेगरी में एक बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। तो मेरा ये मानना है कि फूड एंड फाइबर हमारे बहुत तरह के इसकी पुरानी रेसिपीज़ हैं जो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आप देखें मखाना कितना ज़्यादा आजकल फेमस हो रहा है, वैसे ही जो ओमेगा 3 ओमेगा 9 का जो इसमें गुण है, आई थिंक इट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ओमेगा किसी भी वेजिटेरियन फैमिली के लिए। तो हमारे पास बहुत बड़ा एक डेफिसिट है कि न्यूट्रिशन के लिए हेम्प किस तरह लोगों में पहुंचाया जाए। एंड मैं बहुत इनकरेज करूंगी ऐसे लोगों को सामने आने के लिए कि आप उसका न्यूट्रोस्यूटिकल न्यूट्रिशन जैसे हेल्थ यूज़, स्किन केयर यूज़, इस तरह के बहुत और ज़्यादा चीज़ें हैं जो उसमें से निकल के आ सकता है। फूड एंड फाइबर, अभी तो हम फाइबर पे आए ही नहीं हैं। फाइबर में 4 कैटेगरीज होती हैं। एक है अपैरल यूज़, हेम फाइबर के कपड़े पूरी दुनिया में बिक रहे हैं। फिर है एग्रो टेक्सटाइल यूज़, आपके जो मैट्स होते हैं जिन पे आप जर्मिनेशन करते हैं या सीड बॉल्स हैं वो बन सकते हैं हेम्प से। फिर आता है जियो टेक्सटाइल यूज़, अगर आप चाइना में देखेंगे इस टाइम पेटेंट्स के हिसाब से बहुत तरह की जियो टेक्सटाइल्स चाइना ने बनाई हैं हेम्प से, जो रिवर एम्बैंकमेंट्स पे यूज़ हो रही हैं। तो हेम्प के फैब्रिक का, फाइबर का भी यूज़ है। और फिर जो लास्ट यूज़ है वो है अपना किसी भी तरह के, जैसे आपको घर में कोई मैट्स बनाने हैं, हैंडलूम, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। तो हेम्प के रेशे में भी बहुत तरह के यूजेस निकल सकते हैं। और ये पूरे भारत में आप कहीं भी कर सकते हैं। रेशा आपको प्रोक्योर उत्तराखंड से करना पड़ेगा फिलहाल, एंड बाद में हिमाचल से भी। हिमाचल की पॉलिसी में एक हेम्प क्रीट भी मेंशन हुआ था। जाने से पहले आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बताओगे? तो आपका जैसे ऑयल निकलता है तो मील बचता है, खल जब जिसे हम कहते हैं। हाँ जी, खल जो बचता है। जैसे ही आप हेम्प का रेशा निकालना चाहेंगे तो उसमें से जो बारीक बारीक लकड़ी के, जैसे हम चिप्स बोलते हैं, उन्होंने मोल्ड्स बना दिए हैं उसके ब्रिक्स निकालने के लिए। तो हेम्प क्रीट
एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल यूज़ में, जिससे आप घर बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, उससे आपकी साउंड प्रूफिंग भी हो सकती है। हेम्प के जो शाइव्स होते हैं, इन्हें हम शाइव्स बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। जब आप उन्हें कंप्रेस करते हैं तो पार्टिकल बोर्ड्स बन रहे हैं अब, और जो जो मजबूती में और वेदर प्रूफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनली यूज़ हो रहे हैं। तो किसी को अगर इस सब में शुरू करना है तो आप उनको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। यस, तो मेरे तो इतने ही सवाल थे। आपके जो सवाल होंगे आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं या कनिका से गेट इन टच डायरेक्टली। हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देंगे। थैंक यू। थैंक यू कनिका।